Hey everyone, this is Muskan Chabra. Today we are going to start a new chapter that is Sources of Business Finance. इस वीडियो में हम इस चैप्टर के कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे और सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस की क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सपोज करो कि एक बिजनेसमैन है मिस्टर प्रणब खुराना जिनका बिजनेस है ऑर्गेनिका ग्रोसर्स और उनका ये बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और वो सोच रहे हैं कि क्यों ना वो इस बिजनेस को थोड़ा सा एक्सपैंड करें, इसको डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर खोलें. लेकिन जब वो इस एक्सपेंशन के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें ये भी दिमाग में आ रहा है कि उन्हें कितने फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी. देखो, जब वो न्यू प्लेस पर जाके खोलेंगे, उन्हें लैंड परचेज़ करना पड़ेगा, क्योंकि न्यू प्लेस में जाएँगे, हमें लैंड तो परचेज़ करना ही पड़ेगा. इसके लिए हमें फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी. अब हमें एम्प्लॉइज़ रखने पड़ेंगे, मैनेजर्स रखने पड़ेंगे, वर्कर्स रखने पड़ेंगे, उन्हें हमें सैलरीज़ या वेजेस देनी पड़ेगी. इलेक्ट्रिसिटी तो हमें हर जगह चाहिए, तो इसका बिल पे करने के लिए भी हमें फंड्स चाहिए होगा. गुड्स को डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से अरेंज करना, इसके लिए भी हमें फंड्स चाहिए होगा. हमें इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ेगी, वेयर हाउसेज को रेंट पे करना पड़ेगा, इसके लिए भी हमें फंड्स चाहिए होगा. और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जिन पे हमें फंड्स लगाने पड़ते हैं एक्सपेंशन के वक्त में. लेकिन अब इस टाइम में हमें एक एस्पेक्ट के थ्रू सोच रहे हैं कि फंड्स की रिक्वायरमेंट हमें कब कब होगी. लेकिन बहुत सारे अदर एस्पेक्ट्स हैं. लाइक देखो, जब कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तब भी हमें फंड्स की ज़रूरत पड़ती है. फंड्स के बिना तो कोई बिजनेस हम स्टार्ट ही नहीं कर सकते. बिजनेस को मेंटेन करने के लिए भी हमें फंड्स चाहिए. तो मीन्स फंड्स हमें हर हर टाइम चाहिए, हमें फंड्स चाहिए ही चाहिए. पर ये फंड्स हम कहाँ से अरेंज करें, तो ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. हम बिजनेस फाइनेंस के डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस पढ़ेंगे इस चैप्टर में. So let's continue with the definition of business finance. What is business finance? So business finance is the requirement of funds by business to carry out its various activities. मीन्स बिजनेस की वेरियस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए जो हमें फंड्स चाहिए होते हैं, उन्हें हम कहते हैं बिजनेस फाइनेंस. हियर इज अ कोट रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस. It says finance is called the lifeblood of business. So this quote is highlighting the significance of finance in business. अब बिजनेस की फाइनेंशियल नीड्स को हमने दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया है: फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स. सबसे पहले हम ये जानते हैं कि फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल होता क्या है. सो फिक्स्ड कैपिटल, देखो, हम कोई बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हमें फिक्स्ड एसेट्स चाहिए, लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी. हमें ये सब एसेट्स चाहिए. जो कैपिटल हमें इन एसेट्स को खरीदने में मदद करती है, इन्हें हम कह देते हैं फिक्स्ड कैपिटल. ये जो कैपिटल होती है बिजनेस में लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्टेड रहती है. फिर है वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल होती है जो करंट एसेट्स एंड करंट एक्सपेंसेस को मीट करने में हमारी हेल्प करती है. लाइक करंट एसेट्स जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, स्टॉक ऑफ मटेरियल, बिल रिसीवेबल, इन्वेंट्री, इनको मेंटेन करने के लिए. और करंट एक्सपेंसेस जैसे कि सैलरीज, वेजेस, टैक्सेस, रेंट, इनको पे करने के लिए हमें जो कैपिटल चाहिए उसे हम वर्किंग कैपिटल कह देते हैं. अब फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या हुआ? फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट. एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या हुआ? वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट. सो बिजनेस की फाइनेंशियल नीड्स को हमने दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर दिया: फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. फिक्स्ड कैपिटल वो कैपिटल है जो हमें फिक्स्ड एसेट्स खरीदने में हेल्प करती है. वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल है जो हमें करंट एसेट्स को होल्ड करने एंड करंट एक्सपेंसेस को मीट करने में हेल्प करती है. सो हियर इज अ क्वेश्चन कि फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट हमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ज़्यादा होगी या फिर ट्रेडिंग इंडस्ट्री में ज़्यादा होगी. सो फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट हमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ज़्यादा होगी. क्यों ज़्यादा होगी? देखो, अब हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, मीन्स वहाँ पे मशीन्स चल रही हैं. मशीन्स भी एक नहीं होती, बहुत सारी होती हैं, है ना. तो मशीनरी क्या है? हमारी फिक्स्ड एसेट है. तो फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट हमारी फिर कहाँ ज़्यादा हुई? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में. वाइल ट्रेडिंग इंडस्ट्री में हमें कोई मशीन्स नहीं चाहिए होती, लेकिन ट्रेडिंग इंडस्ट्री में हमें ओनली बाइंग एंड सेलिंग ही करनी है. तो इसलिए फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ज़्यादा हुई. अब वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट किस में ज़्यादा होगी? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में या ट्रेडिंग इंडस्ट्री में?
वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ही ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि जब मशीन्स चलेंगी उसके साथ वर्कर्स होंगे, वर्कर्स को हमें वेजेस पे करनी पड़ेंगी, मशीन्स होगी तो हमें उसकी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे करने पड़ेंगे। मीन्स हम यही कंक्लूड कर पा रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ही ज़्यादा ज़रूरत होगी और ट्रेडिंग इंडस्ट्री में इसकी रिक्वायरमेंट कम होगी। अब ये जो रिक्वायरमेंट्स है ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं। जैसे जैसे बिजनेस की नीड्स बढ़ती हैं वैसे वैसे इन दोनों की रिक्वायरमेंट्स बढ़ती हैं। जैसे कोई बिजनेस है वो क्रेडिट पर सामान बेचता है तो उसे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? देखो, अगर वो सेल्स करता होता, कैश सेल्स करता होता, तो जो उसे सेल्स करने पर फंड मिलता, वापस मिलता, वो उसी से अपने बाकी एक्सपेंसेस को मीट कर लेता। लेकिन जब वो क्रेडिट पर सामान बेच रहा है तो उसे वो इमीडिएट कैश नहीं मिल रहा, तो उसे अपने तरफ से पैसे लगाने पड़ेंगे। तो इसके लिए उसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ज्यादा होगी। अब जो बिजनेस है जिनकी स्लो सेल्स होती है उन्हें भी वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, क्योंकि अगर उनकी फास्ट सेल्स होती तो उन्हें इमीडिएट कैश मिल जाता, तो वो उससे से अपने बाकी सारे एक्सपेंसेस पूरा कर लेते। लेकिन स्लो सेल्स होने के कारण उन्हें अपने आप से पैसे लगाने पड़ते हैं, उन्हें अपने आप से वेजेस देने पड़ते हैं, उन्हें अपने आप से इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे करने पड़ते हैं। तो इसलिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट उन बिजनेस में ज्यादा होगी जिनमें स्लो सेल्स होती है। फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल दोनों की रिक्वायरमेंट्स बढ़ती है जब बिजनेस को एक्सपैंड करना हो, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी हो, ज्यादा इन्वेंट्री रखनी हो, या फिर बिजनेस को किसी जगह से शिफ्ट करना हो। सो अब हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस की क्लासिफिकेशंस की। सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है: ओनरशिप, पीरियड एंड सोर्स ऑफ जनरेशन। ओनरशिप को 2 पार्ट्स में आगे क्लासिफाई किया गया है: ओनर्स फंड्स एंड बोरर्स फंड्स। ओनर फंड्स मींस वो फंड्स जो ओनर्स प्रोवाइड करते हैं, एंड बोरर्स फंड मींस वो फंड्स जो बोरो किए जाते हैं। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस फाइनेंस ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड। लॉन्ग टर्म सोर्सेज वो सोर्सेज है जो बिजनेस की फाइनेंस की रिक्वायरमेंट्स को 5 साल से ज्यादा तक पूरा कर देते हैं। मीडियम टर्म सोर्सेज वो सोर्सेज है जो बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स को 1 साल से ज्यादा बट 5 साल से कम तक पूरा करते हैं। एंड शॉर्ट टर्म सोर्सेज वो सोर्सेज है जो बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स को 1 साल से कम तक के लिए पूरा करते हैं। नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ जनरेशन, मीन्स कहाँ से जनरेट किए जा रहे हैं ये सारे फंड्स, इंटरनली या एक्सटर्नली। इंटरनल सोर्सेज वो सोर्सेज जो बिजनेस के अंदर ही जनरेट किए जाते हैं, एंड एक्सटर्नल सोर्सेज वो सोर्सेज जो बिजनेस के बाहर से अरेंज किए जाते हैं। नाउ लेट्स स्टडी देम वन बाय वन। सो द फर्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज ओनरशिप। इसको जैसे कि मैंने बताया कि 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है: ओनर्स फंड्स एंड बोरर्स फंड्स। व्हाट इज ओनर्स फंड्स? ओनर्स फंड्स मींस द फंड्स दैट आर प्रोवाइडेड बाय द ओनर्स ऑफ एन एंटरप्राइज. These are invested for a longer duration, not required to be refunded during the life period of the business. Means ये business के end तक invested रहते हैं, इन्हें हम business के time period में लौटाना नहीं पड़ता. And third is forms the basis on which owners acquire their right of control of management. अब जैसे कि इक्विटी शेयर है वो ओनर्स फंड्स है। अब जिसके पास इक्विटी शेयर होगा वो बिजनेस की मैनेजमेंट में पार्ट दे पाएगा। सो इसलिए यहाँ लिखा है कि फॉर्म्स द बेसिस ऑन विच ओनर्स एक्वायर द राइट ऑफ कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट। सो इसके अंडर आते हैं मेन सोर्सेज 2, इक्विटी शेयर्स एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। नेक्स्ट इज बोरोअर्स फंड्स. Borrowers funds refer to the funds that are raised through loans or borrowings. These provide funds for specified period on certain terms and conditions and have to be repaid after the expiry of that period. Means ये funds हमें एक particular time period के लिए मिलते हैं, कुछ शर्तों पर मिलते हैं, and इन्हें हमें कुछ specified period के बाद लौटाना पड़ता है। और a fixed rate of interest is paid by the borrower. जिसने borrow किया है उसको rate of interest भी pay करना पड़ता है। नेक्स्ट इज प्रोवाइडेड ऑन द सिक्योरिटी ऑफ सम फिक्स्ड एसेट्स। मींस इसके बदले हमें अपने कुछ फिक्स्ड एसेट्स को मॉर्गेज करना पड़ता है। इसके अंदर कुछ सोर्सेज आते हैं जैसे कि लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इशू ऑफ डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स एंड ट्रेड क्रेडिट। हम अगली वीडियोस में पढ़ेंगे कि कमर्शियल बैंक्स क्या होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होता है, डिबेंचर्स क्या होता है, पब्लिक डिपॉजिट्स क्या होता है, एंड ट्रेड क्रेडिट क्या होता है। नाउ द नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज पीरियड। मीन्स कितनी देर तक की नीड्स को ये पूरा करता है। लॉन्ग टर्म सोर्सेज फुलफिल द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन एंटरप्राइज फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 5 years दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी. These funds are required for the acquisition of fixed assets. इसके अंडर मेन सोर्सेज है शेयर्स, डिवेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. नेक्स्ट इज मीडियम टर्म सोर्सेज.
Medium term sources fulfill the financial requirements of an enterprise for a period of more than 1 year but less than 5 years. इसके अंडर मेन सोर्सेज आते हैं बोरोइंग्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, लीज फाइनेंसिंग, लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इस बेसिस के अंडर लास्ट है शॉर्ट टर्म फंड्स। Short term funds are those funds which are required for a period not exceeding 1 year. Means वो funds जो business को 1 साल से ज्यादा तक के लिए नहीं चाहिए। It is common for financing of current assets such as account receivables and inventories, mostly required by seasonal businesses. Seasonal business वो business होते हैं जिसमें ज्यादातर earnings एक particular period में होती है, and third is mostly required by wholesalers and manufacturers. इसके main sources हैं trade credit, loans from commercial banks and commercial papers. नेक्स्ट बेसिस इज सोर्स ऑफ जनरेशन। इसके अंडर दो पार्ट्स हैं, इंटरनल सोर्सेज ऑफ फंड्स एंड एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फंड्स। इंटरनल सोर्सेज ऑफ फंड्स आर द फंड्स दैट आर जनरेटेड फ्रॉम विद इन द बिजनेस। इंटरनल सोर्सेज ऑफ फंड्स कैन फुलफिल ओनली लिमिटेड नीड्स ऑफ बिजनेस। मीन्स अगर हमें ज्यादा फंड चाहिए तो हमें किसका सपोर्ट लेना होगा, हमें सहारा लेना होगा एक्सटर्नल सोर्सेज का, क्योंकि इंटरनल सोर्सेज हमारी ज्यादा नीड्स पूरी नहीं कर सकते। इसके अंडर मेन सोर्सेज है इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। अब पढ़ते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फंड्स। एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फंड्स इंक्लूड दो सोर्सेज दैट लाई आउटसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन। When large amount of money is required to be raised, it is generally done through the use of external sources. जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इंटरनल सोर्सेज में कि जब हमें ज़्यादा फंड्स की जरूरत पड़ती है तो हमें एक्सटर्नल सोर्सेज का सहारा लेना पड़ता है। These may be costly as compared to those raised through internal sources. क्यों कॉस्टली होते हैं? क्योंकि इसमें हमें एक्सप्लिसिट कॉस्ट देनी पड़ती है। जैसे कि अगर हम लोन्स लें तो फिर हमें उसमें इंटरेस्ट देना पड़ता है ना। लेकिन इंटरनल सोर्सेज जैसे कि रिटेन्ड अर्निंग्स है उसमें हमें कोई एक्सप्लिसिट कॉस्ट नहीं देनी पड़ती। रिटेन्ड अर्निंग्स को हम पढ़ेंगे आगे। इन सम केसेस इट क्रिएट चार्ज ओवर द एसेट्स। जैसे कि अगर हम कोई लोन लेते हैं तो हमें अपनी कुछ एसेट्स को मॉर्गेज करना पड़ता है, दैट्स व्हाई इट क्रिएट चार्ज ओवर द एसेट्स। इसके मेन सोर्सेज है लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, प्रेफरेंस शेयर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, डिबेंचर, लीज फाइनेंसिंग, कमर्शियल पेपर्स, ट्रेड क्रेडिट एंड फैक्टरिंग। सो इस वीडियो में हमने सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस के कुछ बेसिक्स किए एंड क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सोर्सेज पढ़ेंगे एंड उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स भी पढ़ेंगे। थैंक यू।